इसलिए उसका भाई किशन उसे हमेशा पागल बनाकर अपना काम करवा लिया करता था। और महेश की पत्नी सीमा दिन रात अपने घर और खेतों में काम किया करती थी। और सीमा अपने पति महेश को बहुत समझाया करती थी कि उसका बड़ा भाई किशन उसे अक्सर पागल बना देता है। सीमा, तुम किशन भैया को गलत समझ रही हो। किशन भैया भला मुझे पागल क्यों बनाएंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपको समझाना बेकार है, आप नहीं समझोगे। किशन भैया की चालाकी देखो। ये सब छोड़ो, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, जाकर आप बाजार से सब्जी ले आना। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना बनाने की बाकी की तैयारियां करो, मैं अभी जाकर जल्दी से सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन गांव वालों की बातों में आकर कहीं और काम करने मत लग जाना। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सीधा सब्जी लेकर ही आऊँगा और कहीं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। इतना कहकर महेश सब्जी लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही महेश को उसका बड़ा भाई किशन मिल जाता है। अरे भाई महेश, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भैया कुछ नहीं, सीमा ने मुझसे सब्जी मंगाई है तो बस वही लेने जा रहा हूँ। महेश की ये बात सुनकर किशन अपने मन में सोचता है, अरे ये सब्जी लेने जा रहा है तो जरूर इसके पास पैसे होंगे। क्यों ना मैं वो पैसे महेश से लेकर आज अपनी पत्नी के लिए बढ़िया गर्मा गर्म समोसे लेकर जाऊं। क्या हुआ भैया, आप किस सोच में डूब गए? अरे कुछ नहीं भाई महेश, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बताओ भैया, क्या परेशानी है आपको? अरे कुछ नहीं यार, चिंटू बहुत बीमार है और उसकी दवाई लेने के लिए अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सब्जी लेने जा रहा है तो जरूर तेरे पास पैसे होंगे ही होंगे। तो तू ऐसा कर, वो पैसे मुझे दे दे। तू और सीमा आज घर पर दाल ही बना लेना। तू वो पैसे मुझे नहीं देगा तो चिंटू के लिए मैं दवाई नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन भैया, मैं ये पैसे आपको दे दूंगा तो सीमा मुझे डांटेगी। अच्छा, तो इसका मतलब तेरे लिए चिंटू कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तेरा बेटा नहीं है इसलिए तू पैसे नहीं दे रहा ना? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप वो पैसे मुझसे ले जाइए, हम दोनों दाल बनाकर ही काम चला लेंगे। इन पैसों से आप चिंटू के लिए दवाई ले जाइए। भगवान तुम्हारा भला करे महेश। ठीक है, अब मैं दवाई लेकर जाता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और महेश भी वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज बिना सब्जी के खाना नहीं खाऊंगी। अब आज आप ही जाकर पैसे कमाकर मेरे लिए सब्जी लेकर आओ। लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? अभी तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा। आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और लाकर गाँव में बेचो, मुझे नहीं पता, और मुझे चुपचाप सब्जी लाकर दो। अरे भाग्यवान, तुम थोड़ी शांत हो जाओ, जा रहा हूँ ना मैं। न कहकर महेश जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद महेश को एक साधु बाबा दिखाई देते हैं तो वो उनके पास जाता है। प्रणाम साधु बाबा, आप इतने घने जंगल में अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ अपनी पत्नी के डर से आए हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे तुमने तुम्हारे बड़े भाई को दे दिए, इसलिए तुम यहाँ लकड़ियाँ लेने आए हो। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तो आप मेरी परेशानियों के बारे में भी जानते ही होंगे। मेरी पत्नी कहती है कि सब लोग मेरी अच्छाई का बेवजह फ़ायदा उठाते हैं। क्या सच में साधु बाबा लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं? ये बात सच है क्या? हाँ, मैं सभी गांव वाले और तुम्हारा बड़ा भाई सब तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो सब तुमसे काम करवा लेते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो बीज देता हूँ तुम उन बीजों को अपने खेतों में जाकर डाल देना। उन बीजों से एक जादुई फसल तैयार हो जाएगी। फिर महेश बीज की पोटली को लेकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कुछ भी बोलो, लेकिन कल सुबह होते ही मैं इन बीजों को अपने खेतों में डाल दूंगा। फिर देखते हैं कि क्या सच में इन बीजों से जादुई फसल उगा सकते हैं क्या। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी अपने बेलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते हैं।
खेत पहुंचकर दोनों पूरे खेत में उन बीजों को डाल देते हैं और फिर शाम होने पर दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं जादुई फसल को देखने के लिए खेतों में जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं कि आपकी वो जादुई फसल कैसे होती है और कोई फसल होती है या नहीं होती। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। वो दोनों खेत पहुंचकर खेतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, सच में ये तो एक जादुई फसल है। पन्ने कल बीज डाले और आज फसल भी उग गई। हाँ हाँ भाग्यवान, अब अपने भी जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल पक जाती है और महेश उस फसल को काटकर मंडी में बेच देता है। कुछ ही महीनों में महेश झोपड़ी की जगह अपना बड़ा सा घर बनवा लेता है। लेकिन जैसे ही उसके बड़े भाई किशन को ये बात पता चलती है, ये महेश अपने खेतों में ऐसे कैसे खेती कर रहा है। उसने देखते ही देखते फसल बेच बेच कर इतना बड़ा घर बनवा लिया। जरा मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी फसल उगाता है वो। इतना बोलकर किशन महेश के खेतों की ओर निकल जाता है। वो भी महेश की फसल को देखकर हैरान हो जाता है। न जाने भगवान को इस महेश में ऐसा क्या दिख गया जो इसको इतना धनवान बना दिया, और मुझे है कि इतना गरीब का गरीब ही रख दिया। मुझे तो इसकी ये फसल और इतना बड़ा घर देखकर बहुत जलन हो रही है। अब इसका कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। किशन ये बोलकर अपने मन में ठान लेता है कि अब वो उसके छोटे भाई महेश की जमीन को खराब कर कर ही रहेगा। फिर एक दिन रात होने पर किशन बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा करके अपने छोटे भाई महेश के खेतों में कीड़े मकोड़े को छोड़ देता है, जिस वजह से महेश की सारी फसल खराब हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सीमा और महेश जब अपने खेतों को देखने आते हैं तो वो अपनी फसल को बर्बाद देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या हो गया अपने खेतों में? इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए? उनकी वजह से इतनी सारी फसल खराब हो गई और अपना घर खर्चा केवल अपने खेत से ही तो चलता था। अब अपना क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ये कीड़े मकोड़े ही तो हैं। अब भला प्राकृतिक आपदा को कौन रोक सकता है। हम इसका कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। शहर से कीटनाशक दवाई लाकर अपने खेतों में डाल देता है और कुछ ही दिनों के बाद फिर से उसके खेतों में और अच्छी फसल तैयार हो जाती है। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई किशन जल भुन जाता है। अरे ऐसे यहाँ खड़े खड़े चलने से कुछ नहीं होगा। आपसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। जहाँ आपने ये कीड़े महेश के खेतों में छोड़े, वहीं उसने कीटनाशक दवाई लाकर अपनी पैदावार और बढ़ा दी। अब तो उसके खेतों में और अच्छी फसल हो रही है। अरे मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, अब इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं उसकी फसल का राज उसी से पूछूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है महेश थोड़ा पागल है और वो मुझे भगवान मांगता है। भगवान की तरह पूछता है वो मुझे, तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैं कल जाकर सुबह उससे सब कुछ पूछ लूँगा, तो वो मुझे सब कुछ ऐसे ही बता देगा कि उसकी इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महेश अपने खेतों की ओर जा रहा था तो उसका बड़ा भाई किशन उसे रास्ते में रोक लेता है। अरे महेश, तू तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तू अकेला अकेला ही इतना अमीर होता जा रहा है। तुझे जरा भी अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं आया। तूने एक बार भी मुझसे आकर नहीं पूछा कि भैया आप कैसे हो। क्या तू पैसे कमाकर इतना घमंडी हो गया है? और तू अपने खेतों में कैसे फसल उगा रहा है जो तेरी फसल इतनी अच्छी हो रही है? और तूने देखते ही देखते इतना बड़ा घर भी बनवा लिया। क्या कर रहा है आखिर तू ऐसा? अरे भैया, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो। फिर महेश अपने बड़े भाई किशन को साधु बाबा वाले बीजों के बारे में सब बता देता है। अच्छा, इसका मतलब वो एक चमत्कारी बाबा है। हाँ भैया, आपको भी एक बार उन बाबा से जाकर मिल लेना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छे और भले बाबा है, वो आपकी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलो भैया, अब मुझे खेत में जाना है, देरी हो रही है मुझे। ऐसा कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। अब देखता जा महेश के बच्चे, मैं क्या करता हूँ। तूने जादुई फसल उगाकर बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन अब नहीं कमा पाएगा तू 1 रुपया भी।
किशन अपने मन में ऐसा सोचकर वहाँ से सीधा जंगल की ओर चला जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल जाते हैं। अरे बाबा, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ही परेशान हूँ। दरअसल हमारे गांव में एक आदमी है, वो बहुत ही बुरा है। वो हर किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपना हुक्म चला रहा है और हमारे गांव के सभी लोगों के खेत उसके पास गिरवी रखे हुए हैं। हम तो बस हमारे जमीन की खेतों की छोटे से टुकड़े पर ही खेती कर रहे हैं। और अब बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी कोई चीज़ दे दो जिससे मैं जैसे ही उसके खेतों में फेंकूं तो उसके सारे खेत का नाश हो जाए, और एक वैसी ही कोई चीज़ मुझे दे दो जिससे मैं जैसे ही अपने खेतों में डालूं तो मेरे खेत की फसल लहरा उठे। किशन की ये बात सुनने के बाद वो साधु बाबा किशन को 2 पोटली दे देते हैं और किशन जल्दी से वो पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे मूर्ख आदमी, तू जिसकी फसल खराब करने जा रहा है तो भूल गया कि वो जादुई फसल मेरे ही बीजों से उगी है, और तो इतनी जल्दीबाजी में मेरे यहाँ से गया है। तूने तो ये तक नहीं पूछा कि कौन सी पोटली में क्या चीज़ है। फिर किशन चुपचाप अपने घर आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे वाह, आपने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम आज ही किया है। अब आज रात होते ही आप चुपचाप से जाकर महेश के खेतों में ये छिड़क देना ताकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। और अब तो अपने खेतों में भी बहुत अच्छी फसल होने वाली है। अब अपन को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सुन लो आप मेरी बात, अपनी फसल की कटाई होते ही मैं अपने लिए सबसे पहले बहुत सारे गहने बनवाऊंगी। ऐसे गहने बनवाऊंगी कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपन ऐसा ही करेंगे। अपन पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे और महेश तो बेचारा फिर से गरीब हो जाएगा। उस बेचारे को तो ये तक पता नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा करने वाला उसका बड़ा भाई ही है। वो कितना भी कर ले तो वो मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच पाएगा कि उसके बड़े भाई ने ही उसके साथ ऐसा किया है। अरे अब थोड़ा धीरे बोलिए, आपने सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि अपन ने महेश के साथ ऐसा किया है, वरना अपन को इस गांव से मार पीट कर भगा देंगे। अरे तुम मुझे बोल रही हो कि धीरे बोलो, और तुम खुद ही हो कि इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोल रही। अब बस जल्दी से रात हो जाए, फिर आप जल्दी से खेतों की ओर चले जाना और वो छिड़क देना ताकि अपनी भी कल सुबह होने तक जादुई फसल उगाए। और उधर दूसरी ओर महेश अपनी पत्नी को बोलता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कुछ ही दिनों में फसल कटाई का दिन आने वाला है, और जैसे ही कटाई होगी हम वैसे ही पूरे गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। भगवान ने अगर अपन को देने वाला बना दिया है तो अपन को लोगों को देना ही चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हैं बुरा वक्त क्या होता है, और आप सच में एक बहुत नेक दिल इंसान हो। फिर जैसे ही थोड़ी देर में रात होती है तो किशन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप महेश के खेतों की ओर निकल जाता है। अब उसके हाथ में 2 पोटलियां थी, लेकिन वो जल्दीबाजी में एक पोटली महेश के खेतों में डाल देता है। अब देखना महेश के बच्चे, कल सुबह होते ही तू अपने खेतों को देखकर अपना सर पकड़कर रोएगा। ऐसा बोलकर किशन अपने खेतों में चला जाता है और दूसरी पोटली अपने खेतों में डाल देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, डाला है अपने खेतों में वो जादुई चीज? हाँ हाँ भाग्यवान, अब कल सुबह होने का ही इंतजार है। कल सुबह अपने खेतों में बढ़िया फसल लहराएगी और वहीं महेश के खेतों में उसकी फसल पूरी मुरझा जाएगी। चलो अब दोनों जल्दी से सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुनो जी, अब सुबह हो गई है, चलिए जल्दी उठ जाइए, अपन अपनी जादुई फसल को देख कर आते हैं और महेश के बर्बाद खेतों को भी देख कर आते हैं। जल्दी उठिए जल्दी। फिर वो दोनों पति पत्नी जल्दी से अपने खेतों की ओर चली जाती हैं और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और किशन की पत्नी अपना सर पीटकर रोने लगती है। अरे ये आपने क्या किया? आपने गलत पोटली अपने खेतों में डाल दी।
आपसे एक काम भी सही से नहीं होता। अपने खेत में जो फसल थी अब वो भी चली गई। अब आपकी वजह से अपन दोनों को भूखा ही मरना पड़ेगा। और अब इसका मतलब जब अपनी फसल खराब हो गई तो महेश की फसल तो और अच्छी हो गई होगी। किशन अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर घबरा जाता है कि उसने जैसा जाल अपने भाई के लिए बनाया था उस जाल में अब वो खुद ही फंस गया। लेकिन अब बेचारा किशन करे भी तो क्या करे, वो ये बात किसी को जाकर भूल भी नहीं सकता था। लेकिन अब किशन को अपने किए की सजा तो मिल गई, क्योंकि अब उसके पूरे खेत बंजर हो गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।